Hello everyone. So in the last lecture we talked about energy considerations. Open channel flow में किस तरह की energies involved होती हैं and how they interact with each other depending upon our case. For example, whether we have no head loss, we have no slope, उसमें किस तरह वो आपस में interchange हो सकती हैं. So after this, we talked about specific energy. We solved an equation for it. ठीक है. और इसमें हमने प्रूफ किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिनिमम एनर्जी पॉइंट है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू क्रिटिकल पॉइंट जिस पे फ्राउड नंबर 1 है. अदर देन दैट हमने बात की थी कि फॉर एनी अदर एनर्जी वी हैव टू पॉसिबल डेप्थ्स. एक सुपर क्रिटिकल फ्लो को रिप्रेजेंट करती है और एक सब क्रिटिकल को. फॉर अ गिवन कांस्टेंट विड्थ चैनल, जब हम कांस्टेंट विड्थ कर देते हैं चैनल की तो उसका जो फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ है वो कांस्टेंट हो जाता है. और कांस्टेंट विड्थ चैनल्स हमें एक्चुअली भी मिलते हैं. ये ऐसा नहीं कि एक ऐसी असम्पशन है जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है. और फिर हमने बड़ी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखी थी विच शोड कि फॉर अ सब क्रिटिकल फ्लो जब हम नीचे से बेड की जो हाइट है corresponding to or relative to a datum इंक्रीज करते हैं तो जो सरफेस की हाइट है वो इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर रही है फॉर सब क्रिटिकल. और हमने इन दी एंड देखा था कि वो सुपर क्रिटिकल के लिए इंक्रीज करेगी. एंड फर्दर मोर यहाँ पे अगर मैं बम डालूं तो ये डेप्थ जो है फ्लूइड की ये और यहाँ पे डिक्रीज कर जाती है, सरफेस और ज्यादा नीचे आ जाती है. और इसको सॉल्व करने में हमें एक इनसफिशिएंट डाटा सीम हो रहा था. उसको हमने कैसे सॉल्व किया था? बाय रियलाइजिंग कि अगर हमारे पास कांस्टेंट डेप्थ है और क्यू कांस्टेंट कर्व के अलोंग ही है, ये कांस्टेंट है इसमें क्यू, तो जब फ्लूइड ने सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल जाना है तो इट मस्ट पास थ्रू क्रिटिकल पॉइंट. और उसके लिए एक z की डेप्थ की क्या कहेंगे आप हाइट रिक्वायर्ड है जो कि हमारी एक्चुअल जो बेड है बॉटम सरफेस है उसमें नहीं है. हेंस फ्लो क्रिटिकल नहीं हो सकता एंड हेंस फ्लो सुपर क्रिटिकल नहीं हो सकता. आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म चैनल फ्लोज की. ठीक है. ये हमने ओवरऑल एनर्जी कैलन डायग्राम देखी थी ऑलरेडी. कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें dy by dx बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है जिससे हम रैपिडली वेरिंग फ्लोज कहते हैं. बट फॉर नाउ और इस तरह के फ्लोज 2 और 3 डायमेंशनल फ्लोज होते हैं. अभी हम 1 डायमेंशनल फ्लोज को एनालाइज कर रहे हैं जो कि वेलोसिटी है जो वो सिंपली अलोंग द चैनल है. For now we'll analyze only gradually varying flows जिसमें dy by dx is much less than 1. ठीक है. जो डेप्थ है वो very slowly decrease कर रही है. So one dimensional flow assumption is valid. Total head at a section is defined as, हमने बात की थी कि इसमें आप इधर भी देख सकते हैं एक पोटेंशियल हेड है, एक प्रेशर हेड है और एक वेलोसिटी हेड है. और ओवरऑल एनर्जी इक्वेशन हमारे पास बर्नौली इक्वेशन जो थी वो क्या बन जाएगी? सिंपली H1 जो पे यहाँ पे जो एनर्जी है टोटल इट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट प्लस लॉस्ट एनर्जी. ये आप देख सकते हैं टोटल एनर्जी जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल हम रख रहे हैं यानी इन दो पॉइंट्स पे इस पे जो एनर्जी है वही इस पे एनर्जी है. हाउएवर यहाँ पे टोटल एनर्जी ये है और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ यहाँ तक है. इसके ऊपर सॉरी इसके ऊपर ये लॉसेस है. स्लोप को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं h1 माइनस h2 बाय dx. ठीक है. एंड इज इक्वल टू डिपेंड्स, आप इसको प्लस लेना चाहते हैं नेगेटिव लेना चाहते हैं आगे हम देख लेंगे. ये h2 माइनस h1 करें, ये h1 माइनस h2 करें. आई थिंक h1 माइनस h2 करें टू कीप द स्लोप पॉजिटिव. एंड सिमिलरली यही वैल्यू आपको dhl से भी मिल सकती है. यहाँ पे hl जो है इन दोनों का जो dh है दैट इज इक्वल टू
DHL or HL. Why HL and DHL is equal? हम इसको either फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, DHL is equal to HL minus 0 in this case. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे HL है, तो HL लिखे हम या DHL लिखे, it's one and the same thing. अब dH by dx हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं. d by dx, h को हमने देखा था, इसका एक काइनेटिक एनर्जी कंपोनेंट, एक प्रेशर कंपोनेंट और एक पोटेंशियल एनर्जी कंपोनेंट है. इसको अगर हम डेरिवेट करें तो सिंपली इट इज 2g, तो कांस्टेंट है, 2g बाहर आ गया. v विद रिस्पेक्ट टू x जो है, एज वी मूव अलोंग द x चेंज हो सकता है, इसलिए इट इज अ फंक्शन ऑफ x. एंड क्योंकि y चेंज हो रहा है, इट्स अ ग्रेजुअली वेरिंग फ्लो. जब y चेंज होगा, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप y चेंज कर रहे हैं, हम जिस तरह से कांस्टेंट विड्थ एज्यूम करते हैं इन जनरल, तो v मस्ट चेंज. ठीक है, और ऐसे कांस्टेंट विड्थ एज्यूम ना भी करें तो डिपेंडिंग अपॉन विड्थ v वुड आइदर चेंज और वुडंट चेंज, बट इन जनरल v is a function of x in gradually varying flows. So we'll consider it a function of x. इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो it will become 2v dv by dx. तो 2v में 2 से कैंसिल हो जाएगा and v by g बाहर आ गया and dv by dx हो गया. Similarly dy by dx, and then we have dg by dx. Either of these quantities v, y and z can change along x. We saw before that dh by dx is equal to dhl by dx. तो इसको हमने सिंपली रिप्लेस कर दिया है और ये सारी इक्वेशन यहाँ एज इट इज आ गई है. dz by dx सिंपली स्लोप ऑफ द चैनल है, तो उसको हमने s नॉट से इंटरचेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया. फर्दरमोर dhl by dx को हम क्या लिखते थे? फ्रिक्शन स्लोप. ठीक है, जो हेड लॉस की स्लोप है, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं हम dx से डिवाइड करें तो उसे हम इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिखते हैं. इसको मैं sf लिख सकता हूँ और s नॉट को इस साइड पे ले हूँ और इस इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई. फॉर अ गिवन q इन अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ कांस्टेंट विड्थ, हमारे पास कांस्टेंट विड्थ v को मैं q by y लिख सकता हूँ. ठीक है, तो अब dv by dx को मैं सॉल्व करना चाहता हूं. d of qy, ओवरऑल मेरी कोशिश ये है कि मेरे पास जो डिफरेंशियल है वो एक ही चीज का आ जाए, ताकि मैं उसको आराम से सॉल्व कर सकूं. यहाँ पे v का डिफरेंशियल है, यहाँ पे y का डिफरेंशियल है, बस बट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, वेलोसिटी और जो y है दे आर इंटरलिंक्ड, स्पेशली फॉर अ कांस्टेंट विड्थ चैनल. ठीक है, उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है. जैसे क्योंकि y कम होगी, वेलोसिटी को ज्यादा होना पड़ेगा टू कंजर्व मास, वेट कांस्टेंट है. एंड इसी तरह जब y ज्यादा होगा तो वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा टू कंजर्व मास. तो इस ये जो रिलेशन है, इसको हम यूज करते हुए इस dv को भी dy में कन्वर्ट करना चाहते हैं. सो v की जगह हमने q by y पुट कर दिया. अब ये डिफरेंशियल है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x. अभी हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस ऊपर डिफरेंशियल को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो जब सिर्फ डिफरेंशियल होता है तो जो भी चीज चेंज हो रही होती है उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं? लाइक q इज अ कांस्टेंट, q को हम बाहर ले आए. अब dy by -1 का डिफरेंशियल हम किस तरह सॉल्व करेंगे? पहले y -1 का नॉर्मल डिफरेंशियल ले, वो क्या होगा? -1 मल्टीप्लाइड बाय y -1 यानी y -2. ठीक है, पावर नेगेटिव हो गई, ये नॉर्मल डिफरेंशियल हो जाता है. फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी जब हम कोई किसी चीज के रिस्पेक्टिव डिफरेंशियल ले रहे होते हैं तो हम उस चीज के रिस्पेक्टिव पे डिफरेंशियल दे देते हैं. लेट्स फॉर एग्जांपल हम देख लेंगे कि यहाँ पे जो y है उसका x के रिस्पेक्टिव क्या डिफरेंशियल है. सही, जो भी ये वेरिएबल है.
क्योंकि हम अभी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल नहीं देख रहे, हम सिर्फ डिफरेंशियल देख रहे हैं, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एनीवन, जस्ट चेंज देख रहे हैं, तो वो उसको हम सिंपल dy लिख देते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं मजीद एक बताना चाहूँ आपको, dx पावर 2 का जो डिफरेंशियल है वो क्या होगा, पहले मैं x पावर 2 का जो कि डिफरेंशियल किसी भी वेरिएबल रिस्पेक्टिव हम लिखते हैं उसी तरह लिखूंगा, इसकी पावर मल्टीप्लाइड बाय x पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय dx, ये एक्स्ट्रा टर्म आती है, और जब हम इसको, अगर मैं इसको बाय dx करता हूं तो ये टर्म 1 हो जाती है, तो इसलिए सिंपल डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर बाय dx 2x क्यों रह जाता है, क्योंकि ये जो ये टर्म है लास्ट वाली, ये इसको जब मैं ओवरऑल dx से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सिंपल 2x रह जाएगा। सही है, सो दिस इज हाउ डिफरेंशियल्स वर्क। तो यही हमने यहां पे किया, तो मेरे पास ये टर्म आ गई, इसको हमें रीअरेंज करो तो माइनस क्यू बाय वाई स्क्वायर्ड आ गया। अब क्यू बाय वाई क्या है, वेलोसिटी, तो मैंने वेलोसिटी पुट कर दी, और y और dy बाय dx, तो dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस v बाय y dy बाय dx। पुटिंग dv बाय dx इन v बाय g, dv बाय dx जो कि हमारी एक टर्म है इक्वेशन की, तो सिंपली ये v स्क्वायर्ड हो जाएगा, y बाय g आ जाएगा माइनस, नाउ फ्राउड नंबर इज अंडर रूट v बाय gy। अब हमारे पास v बाय अंडर रूट जी वाई, और v स्क्वायर बाय जी वाई इज सिंपली फ्राउड नंबर का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि हम इनिशियली हम बात करते हैं, लेट्स से कि ओपन चैनल फ्लो फ्राउड नंबर जो है वो डिक्टेट करता है कि ओपन चैनल फ्लो किस तरह का होगा। बट अगर हम ये assumption ना लें, हम मैथमेटिकल एनालिसिस भी करें, तो ऑटोमेटिकली इस तरह के जो इंपॉर्टेंट नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं, वो पैरामीटर्स हैं, वो अपीयर होने लग जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ऑटोमेटिकली फ्राउड नंबर हैज अपीयर्ड। Where fraud number used is local fraud number, क्योंकि हमारे पास ये ग्रेजुअली वेरिंग फ्लो है फॉर नाउ, और उसकी वेलोसिटी और जो है डेप्थ वो चेंज हो सकती है, तो फ्राउड नंबर कैन चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। सो एट अ गिवन पॉइंट जो फ्राउड नंबर है उसको हम लोकल फ्राउड नंबर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट फ्राउड नंबर चेंज होगा, ये पूरे फ्लो का कांस्टेंट नहीं है। पुटिंग अबव इक्वेशन इन, जो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, क्या नाम है, एनर्जी इक्वेशन का जो हम डेरिवेटिव लिया था, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई थी। सो वी गेट, इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, इधर भी dy बाई डी एक्स, इधर भी dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया, ये 1 माइनस फ्राउड नंबर स्क्वायर रह गया यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे लाके डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को अगर मैं प्लॉट करूं, लेट्स से मैं एक चैनल ले लेता हूं, उसका एस एफ और एस नॉट में कांस्टेंट ले रहा हूं, और आपको पता है एक चैनल के लिए ये कांस्टेंट ही रहेगा, जो भी स्लोप है उसकी वो भी कांस्टेंट रहेगी। अगेन एक्चुअल चैनल की चेंज हो सकती है, बट फॉर नाउ वी आर अज्यूमिंग, और अब वी आर अज्यूमिंग द पार्ट ऑफ अ चैनल जिसमें मेरे पास एस नॉट और एस एफ कांस्टेंट रह रहे हैं। सही, उसकी मैं डिफरेंट वैल्यूज इस तरह ले रहा हूं कि एक केस में एस एफ इज ग्रेटर देन एस नॉट, दिस इज ग्रेटर देन दिस, दूसरे केस में दिस इज लेस देन दिस, और एक केस है जिसमें दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, जिसमें दोनों कांस्टेंट है, और इसकी बेसिस पे जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसी केस में जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो मेरे पास डिफरेंट कर्व्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर आप देख सकते हैं कि जब ये फॉर गिवन फ्राउड नंबर दो वैल्यूज आएंगी मेरे पास, क्योंकि इसका फ्राउड नंबर का स्क्वायर है मेरे पास। ऑल्सो जब ये टर्म बढ़ी है एस एफ,
तो ये टर्म पॉजिटिव है। जब फ्राउड नंबर लेस देन 1 है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल dy by dx इज पॉजिटिव। ठीक है, SF is greater than S0, which is this curve as per this, and Froude number is less than 1, तो मेरे पास ये कर्व आ गया है। तो dy by dx is positive, यानी at that particular point हम बात कर रहे हैं। ठीक है, dy by dx is positive, जो फ्लो है उसकी डेप्थ इंक्रीज करना चाह रही है। एक और ये पॉजिटिव कब होगी, जब ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, यानी S0 is greater than SF एंड FR is greater than 1, ताकि मेरे पास ये भी नेगेटिव आए, तो मेरे पास ये कर्व आ गया। इस केस में भी dy by dx पॉजिटिव है। आपने ओवरऑल कर्व को नहीं देखना, ये ओवरऑल ये स्लोप नहीं दिखा रहा, ये dy by dx है, दिस इज नॉट जस्ट y, ये स्लोप, ये सॉरी डेप्थ नहीं है, ये उसकी स्लोप है। तो ये लेट्स से ये पॉइंट, इस पे भी स्लोप पॉजिटिव है, यानी इस पॉइंट पे भी डेप्थ इंक्रीज करना चाह रही है, बिकॉज dy by dx इज पॉजिटिव। ठीक है, इसको आपने अगेन कंफ्यूज नहीं करना, ये सरफेस का बिहेवियर नहीं है कि सरफेस की डेप्थ जो है या इस तरह चेंज हो रही है, नहीं, ये स्लोप बता रही है, और हम इसमें सिर्फ एट अ पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, हम ओवरऑल इसको एनालाइज नहीं कर रहे। ठीक है, फॉर अ गिवन स्टेट हम सिर्फ देखेंगे इस पॉइंट पे स्लोप क्या है। सिमिलरली जब S0 ज्यादा है और फ्राउड नंबर 1 से कम है, या S0 कम है और फ्राउड नंबर 1 से ज्यादा है, तो दोनों केस में हमें ये माइनस मिलेगा और मेरे पास ये दोनों कर्व्स आ जाएंगे। अगर इसको फिजिकली देखना चाहें थोड़ा सा, और जब F और S0 इक्वल है, ये इक्वल है, तो क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। एंड अगेन फ्राउड नंबर इज नॉट इक्वल टू 1, तो आपके पास देख सकते हैं ये फ्लो अनडिफाइंड हो रहा है। तो आपके पास ये देख सकते हैं कांस्टेंट डेप्थ कांस्टेंट रहती है, तो ये यूनिफॉर्म डेप्थ फ्लो बन जाएगा जब SF एंड S0 इक्वल हो जाएंगे। इस कर्व को थोड़ा देखते हैं, इसमें क्या है, SF इज ग्रेटर देन S0, यानी फ्रिक्शन जो स्लोप है वो ग्रेटर देन स्लोप है, या आप कह सकते हैं जो ड्राइविंग फोर्स है विच इज S0 इज लेस देन फ्रिक्शन, जो कि कहने रिटार्डिंग फोर्स है। और फ्राउड नंबर अगर 1 से कम है तो फ्लो किस तरह एडजस्ट होना चाह रहा है, आप इसमें देखें तो वो अपनी डेप्थ इंक्रीज करे, जब अपनी डेप्थ इंक्रीज करेगा तो अपनी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा टू कंजर्व मास फॉर अ कांस्टेंट वेट चैनल। हाउएवर इसी में जब हमारे पास फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो आप देख सकते हैं कि dy by dx इज नेगेटिव। ठीक है, जब SF ग्रेटर देन S0 है, जब हमारे पास ये कर्व है और फ्राउड नंबर इज नाउ ग्रेटर देन 1, यहाँ पे फ्राउड नंबर इज लेस देन 1, यहाँ पे फ्राउड नंबर इज ग्रेटर देन 1। अब आप देख सकते हैं dy by dx इज नेगेटिव, जिसका क्या मतलब है कि फ्लो अपनी डेप्थ कम करना चाह रहा है और वो स्पीड अप होना चाह रहा है। Then similar behavior is shown when SF is less than S0, जब SF S0 से कम है और फ्राउड नंबर इज लेस देन 1, तो फ्लो अपनी डेप्थ कम करके स्पीड अप होना चाह रहा है, और जब वो फ्राउड नंबर 1 से ज्यादा है और फ्रिक्शन स्लोप उससे कम है, जो कि आपके पास नॉर्मल स्लोप है जो कि ड्राइविंग फोर्स है, तो यहाँ पे डेप्थ अपनी इंक्रीज करना चाह रहा है फ्लूइड और अपनी वेलोसिटी वो डिक्रीज करेगा कॉरेस्पॉन्डिंगली। सो ऑल ऑफ दिस इज नॉट वेरी इंट्यूटिव। ठीक है, कि फ्लो अपनी डेप्थ कम करके स्पीड अप होना चाहेगा या क्या, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मल्टीपल चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ये फ्राउड नंबर पे डिपेंड कर रहा है, ये फ्रिक्शन यानी हेड लॉसेस पे डिपेंड कर रहा है, और ये स्लोप पे डिपेंड कर रहा है। अब इसमें पेक्यूलियर केस देखेंगे जब हमारे पास यूनिफॉर्म डेप्थ है फ्लो की, एंड रिमेंबर इट डजंट मीन कि dz is by dx is equal to 0, जो कि बॉटम सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है, नहीं, जो फ्लूइड की सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है। इट कैन बी अकॉम्प्लिश्ड, आप ये क्वेश्चन देखें, बाय सिंपली मेकिंग श्योर के जो ड्राइविंग फोर्स है और जो रिटार्डिंग फोर्स है वो इक्वल हो जाए, जो कि जो है बॉटम सरफेस उसकी जो स्लोप है और जो फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन स्लोप है वो दोनों कांस्टेंट हो जाएंगी, तो आपके पास ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म डेप्थ फ्लो हो जाएगा।
इन डेप्थ ऑफ एनर्जी सिंपली मीन्स कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है फ्लूइड, उसकी वजह से वो सारी कहाँ सर्फ हो रही है, वो फ्रिक्शन को ओवरकम होने में सर्फ हो रही है। तो हेंस वो ना पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर सकती है, ना वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकती है। प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सम टर्मिनोलॉजीज, अगर मेरे पास ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, सॉरी यूनिफॉर्म फ्लो है, जिसका क्या मतलब है डेप्थ कांस्टेंट है, जिसका मैं क्रॉस सेक्शन काटूं अगर, तो जो ये जितना फ्लूइड का एरिया है वी कॉल इट फ्लो एरिया, और जितना ये पैरामीटर है ये, ठीक है, चैनल के साथ जहां पे फ्लूइड इन कांटेक्ट है, जहां पे फ्रिक्शन लग रही है, उसको हम वेटेड पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, जो ये फ्री सरफेस का जो पैरामीटर है, ये वाली लाइन, इसको हम वेटेड पैरामीटर में इंक्लूड नहीं कर रहे। फर्दरमोर एक्चुअल जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह की है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं यूं क्रॉस सेक्शन देखूं तो यहां पे मेरे पास वेलोसिटी 0 है। अब इससे मैं जब दूर जाता जा रहा हूं तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, ये मैं इसको सेंटर से जो क्रॉस सेक्शन है इसके अलॉन्ग ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, इस लाइन के अलॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इंक्रीज करती जाती है, फिर वापस थोड़ा सा डिक्रीज करती है। व्हाई? क्योंकि ऊपर भी विंड है। नाउ विंड इज नॉट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, सो इट कैन नॉट हैव मेक श्योर, और इट कैन नॉट मेक श्योर कि यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी 0 हो। बट क्योंकि कुछ शेयर होती है विंड की, ऐसा नहीं है कि विंड कोई इफेक्ट भी नहीं डालती, तो विंड की जो अपनी वेलोसिटी है, जो फ्लूइड की अपनी वेलोसिटी है, वो आपस में इंटरेक्ट करती है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की वेलोसिटी मिल जाती है। और ये तब मिली है जब यहाँ पे विंड की वेलोसिटी 0 थी, पर क्योंकि फ्लूइड मूव कर रहा था, यहाँ पे लिक्विड मूव कर रहा था, तो उसने विंड को भी मूव करने लग गया। तो यहाँ पे कुछ विंड कोशिश कर रही है कि फ्लूइड की वेलोसिटी 0 हो, यहाँ पे फ्लूइड कोशिश कर रहा है विंड की वेलोसिटी ज्यादा हो, क्योंकि ये वाटर होता है इन जनरल जो कि विंड से ज्यादा रखता है शेयर स्ट्रेंथ। इस वजह से यहाँ पे ये वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, पर ये 0 नहीं होगी। और अगेन यहाँ पे ये वेलोसिटी 0 तक जा रही है, पर एकदम से चली जाती है। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत हाईली टर्बुलेंट फ्लोज होते हैं, तो इसमें जो यहाँ पे एकदम से ये यहाँ पे 0 हो रही होती है वेलोसिटी। सिमिलरली अगर मेरे पास ड्रेन है या सीवरेज पाइप है जो कि फुली फिल्ड नहीं है, उसमें भी इसी तरह की वेलोसिटी प्रोफाइल होगी। अगर हम इसको वेलोसिटी प्रोफाइल यू एनालाइज करना चाहें तो आप देखें यहाँ पे भी 0 वेलोसिटी नहीं होना है, यहाँ भी 0 नहीं होना है, और यहाँ भी 0 होना है। ठीक है, क्योंकि तीनों बाउंड्रीज है ना, तो ओवरऑल कुछ इस तरह के कंटूर्स बनते हैं। ठीक है, पाइप में भी आपने जिस तरह देखा है, पाइप में यूं बनते हैं कंटूर्स, पर क्योंकि यहाँ पे जो है शेयर वो विंड की वजह से वो डिफरेंट, तो इसके कंटूर्स कुछ इस तरह बनेंगे। ठीक है, कंप्लीट सर्कल नहीं उस तरह बन पाते, और बन पाते हैं तो दीज आर ऑफ सेंटर सर्कल्स, नॉट यहाँ पे सेंटर पे नहीं बन रहा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी, लाइंस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, थ्रू आउट दिस कर्व वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है। अब ये सब बात होगी कि एक्चुअल वेलोसिटी प्रोफाइल किस तरह है। हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं, और वो अजम्पशन क्या है, अगेन जो एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह की है। आपको पता है यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है ये ऑलमोस्ट 0 होना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विंड है, और जो फ्लूइड है वो विंड को अपने अलॉन्ग मूव कर लेता है, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस ऑलमोस्ट 0 होना है। और यहाँ पे हमारे पास एज वी गो डाउनवर्ड्स वेलोसिटी की वजह से शियर स्ट्रेस बढ़ता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है। यहाँ पे अगेन क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सरफेस है वो अपना इफेक्ट दे रही है, फिर ये सरफेस अपना इफेक्ट दे रही है, ये सरफेस अपना इफेक्ट दे रही है, तो जो ओवरऑल प्रोफाइल्स हैं वो लीनियर नहीं है। सही, तो शियर स्ट्रेस प्रोफाइल कुछ इस तरह से है। जिस तरह मैं इस यूं मूव करता जाऊंगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मैं सरफेस से दूर जाता जा रहा हूँ। सिमिलरली जिस तरह मैं यूं जाता जाऊंगा अगेन वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैं सरफेस से दूर जा रहा हूँ। और आपको पता है कि जिस तरह वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट्स चेंज होते हैं, उसके हिसाब से शियर स्ट्रेस चेंज होता है। दो के शियर स्ट्रेस में आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, जस्ट लाइक पाइप फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो हर जगह वही बिहेवियर शो करेगा। एक आपके पास लैमिनार होगा और एक टर्बुलेंट। सरफेस
के करीब लैमिनार ज्यादा होगा और उससे दूर टर्बुलेंट ज्यादा होने की कोशिश करता है। तो ओवरऑल जो सम अप किया जाए ना तो कुछ इस तरह की वेरिएशन है। एज आई मूव अलोंग दिस सरफेस इस तरह की वेरिएशन, एज आई मूव अलोंग दिस सरफेस इस तरह की वेरिएशन, एज आई मूव अलोंग दिस सरफेस इस तरह की वेरिएशन। क्योंकि ये सरफेसेस पे वेरिएशन है तो आप देख सकते हैं कि मेनली ये जो shear स्ट्रेस है ये लैमिनार है, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट जहां पे जितने ज्यादा है ये shear स्ट्रेस उतना ही ज्यादा है। ऑलराइट, ये होगी एक्चुअल बात कि एक्चुअल वेलोसिटी एक्चुअल shear स्ट्रेस किस तरह होता है। However, we assume constant shear stress। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। इट इज अ बिट रॉन्ग, बट आप देख सकते हैं कि ये shear stress यहाँ पे हमने कम किया, यहाँ पे ज्यादा किया। जब हम ओवरऑल पूरे सरफेस को देखेंगे इफेक्ट पूरी सरफेस पे, एट अ पॉइंट तो हमें गलत वैल्यू मिल रही है, पर ओवरऑल सरफेस पे हमें काफी रियलिस्टिक वैल्यूज मिलती है जब हम एवरेज shear stress ले लें। ऑल्सो वी कंसिडर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के एट अ गिवन क्रॉस सेक्शन, जिस तरह ये गिवन क्रॉस सेक्शन है इसमें जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह रही है और वो एवरेज वेलोसिटी होती है। ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज वेटेड पैरामीटर। लेट मी चेक कितना टाइम हो गया लेक्चर का। हाउ कैन आई चेक दैट? आई गेस ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। विल कंटिन्यू इट। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है विच इज नोन एज शेजी एंड मैनिंग इक्वेशन। इसकी डेरिवेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।